जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं प्रैक्टिस 20 का रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन है, ऊंट उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बीकानेर में इसे मनाया जाता है, राजस्थान में। इसके अलावा राजस्थान के अन्य उत्सव हैं, मोमासर उत्सव जो बीकानेर में ही मनाया जाता है, रेगिस्तान उत्सव जैसलमेर, बूंदी उत्सव बूंदी में, कोलायत बीकानेर, मत्स्य अलवर में, नागौर उत्सव राजस्थान में। दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है जो है ये नागौर। और पहला कौन सा है? पहला है सोनपुर बिहार का। गणगौर उत्सव राजस्थान में मनाया जाता है, 18 दिनों का फेस्टिवल होता है। उस्ताद उल्ला रखा ये तबला वादक से संबंध रखते हैं। तोताराम शर्मा पखावज, TH विनायकम ये घटम से संबंध रखते हैं। UK शिवरामन मृदंगम से संबंध रखते हैं। शबरी खान ये सारंगी बजाते हैं और असद अली खान रुद्रवीणा बजाते हैं। मोहन श्यामा शर्मा पखावज, अवन मिश्री तबला, U श्रीनिवासन मैंडोलिन, प्रभात शर्मा बांसुरी, RK वीजापुरे हारमोनियम, नंदिनी शंकर रागनी शंकर दोनों का संबंध वायलिन से हो जाएगा। गंगूबाई हंगल और प्रभा अत्रे किराना घराने से संबंध रखती हैं। पद्म विभूषण 2002 में मिला था गंगूबाई हंगल को। छन्नूलाल मिश्र किराना घराना, पद्म विभूषण इनका 2020 का है। ललिता J राव आगरा घराना, गिरजा देवी सेनिया प्लस बनारस घराना, बेगम अख्तर पटियाला घराना, गुंडेचा बंधु ये डागरी घराने से संबंध रखते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया सेनिया घराना, नूरा सिस्टर चौरसिया घराना, केसर भाई केरकर जयपुर अतरौली घराना। हमें ये पॉइंट याद रखना है कि जो हरिप्रसाद चौरसिया उनका संबंध चौरसिया घराने से नहीं है, उनका संबंध सेनिया घराने से है। नूरा सिस्टर का संबंध चौरसिया घराने से है। ठीक है, नाम पर चले जाएं कई बार हम। लिखा है बेगम अख्तर गज़ल संगीत से संबंध रखती हैं, मलिकाए गज़ल इन्हें बोला जाता है। नुसरत फ़तेह अली खान सूफ़ी संगीत, वडाली ब्रदर्स सूफ़ी संगीत, नूरा सिस्टर सूफ़ी संगीत, आबिदा परवीन क्वीन ऑफ सूफ़ी म्यूज़िक इन्हें बोला जाता है, आबिदा परवीन को। जगदीत सिंह गज़ल सम्राट इन्हें कहा जाता है, इनके एल्बम का नाम है अनफॉरगेटेबल। पंकज उदास गज़ल गायक हैं। गुलाम अली गज़ल, तलत अजीज़ गज़ल, राहत इंदौरी गज़ल, मन्नाडे पंचमनाग के नाम से इन्हें जाना जाता है, गज़ल से संबंध रखते हैं। अनूप जलोटा भजन सम्राट इन्हें बोला जाता है। ठीक है, भजन गाते हैं। फिर लिखा है डिकोथलॉन कार्यक्रम, ये कहाँ का है? तो पहले दिन जो टिकोलित कार्यक्रम है ये बेसिकली शॉर्ट पुट, लंबी कूद और ऊंची कूद और 100 मीटर की डैश, 400 मीटर की डैश। ठीक है, डिकोलित कार्यक्रम होते हैं बेसिकली गेम्स में, और इस गेम्स में पहले दिन ये सारे गेम्स किए जाते हैं। ठीक है, दूसरे दिन इसमें क्या होता है? 110 मीटर बाधा दौड़ और भाला फेंक जो है, फिर पोल वॉल्ट, डिस्कस थ्रो, 1500 मीटर की दौड़, ये किए जाते हैं दूसरे दिन। डिस्कस थ्रो जो ओलंपिक में शामिल हुआ 1896 में। गोला फेंक का वजन जो होता है वो 7.26 किलोग्राम होता है मेल के लिए, वही फीमेल के लिए 4 kg होता है। 3 बार एशियाई खेल मेजबान कर चुका है साउथ कोरिया। ठीक है, 3 बार। और भारत में कब हुए थे एशियन गेम्स? तो भारत में 1951 में हुए थे पहले, और यहाँ पर इंडिया की रैंक 2 थी, सेकंड नंबर पर था। 1982 में भी भारत में ही आयोजित किए गए थे, यहाँ पर रैंक 5 थी। ठीक है, और यहाँ पर मैस्कॉट जो था वो था अप्पू हाथी। लिखा है आयोजन जो है ओलंपिक का कौन कराता है? तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा इसे कराया जाता है आयोजन, ओलंपिक का नहीं, इनका एशियन गेम्स का। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका कुवैत में है। दूसरे हुए थे एशियन गेम्स मनीला में 1954 में। ठीक है, 3 सालों बाद हुए थे ये, पहले जो दूसरे वाले हुए थे बेसिकली 4 साल का गैप होता है। तीसरे हुए थे जापान में 1958 में। फिर लिखा है 19 नंबर के 2023 में हुए थे हांगझाऊ चीन के अंदर, और 2026 में नगोया जापान के अंदर इन्हें आयोजित किया जाएगा। एशियन गेम्स में फर्स्ट गोल्ड 1951 में भारत के लिए जीता था सचिन नाग ने तैराकी में। ठीक है, और पहली महिला कमलजीत संधू हैं जिन्होंने 1970 में जीता था। AG का जनक कौन है? यानी कि एशियन गेम्स का जनक किसे बोला जाता है? तो गुरुदत्त को बोला जाता है। सबसे ज़्यादा बार AG यानी कि एशियन गेम्स आयोजित किए गए थे, बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। इंडिया एट रिस्क, जसवंत सिंह की किताब है। फिर लिखा है ए कॉल टू ऑनर जसवंत सिंह की किताब है। डिफेंडिंग इंडिया जसवंत सिंह की किताब है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की किताब है। द कंपनी ऑफ वुमेन ये भी खुशवंत सिंह की किताब है। ए लाइफ इज़ नॉट एनफ नटवर सिंह की किताब है। द मैग्निफिशेंट महाराजा ये भी नटवर सिंह की किताब है। मंथन चूड़ या चरण ये विजय दर्रा की किताब है। लिखा है राज्य के महाधिवक्ता के बारे में, जो स्टेट में होते हैं। ठीक है, सेंटर में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं और राज्य में महाधिवक्ता होते हैं। इनके लिए आर्टिकल 165 है। विधानसभा में बोलने का अधिकार इन्हें होता है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होता, ये बात लिखी है 177 आर्टिकल में। शक्तियाँ विशेषाधिकार इनके आर्टिकल 194 में लिखी हैं। वही हम अटॉर्नी जनरल की बात करें तो आर्टिकल 76 है इनके लिए, महान्यायवादी के लिए। संसद में बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 88 कहता है। विशेषाधिकार इनका है आर्टिकल 105 में। नियुक्ति इनकी जो महाधिवक्ता है राज्य के जो थे
उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करेगा, ठीक है। और 62 ईयर्स के लिए करता है। इनकी योग्यता होती है हाई कोर्ट के जज की जो योग्यता होती है वही इनकी योग्यता होगी। संविधान में उल्लिखित भाषाएं 8वीं अनुसूची में हैं, 22 भाषाएं हैं, मूल रूप से 14 भाषाएं इसमें जोड़ी गई थी। तो भाषाएं कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। तो सिंधी जोड़ी गई थी 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1967 में। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नमक के नाम से हम इसे याद कर सकते हैं, बेसिकली ट्रिक है। तो ये जोड़ी गई थी 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में, ठीक है, 71। और फिर मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो महेंद्र सिंह का जो है बल्ला, इससे याद कराया था सर ने। तो 92 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, उसमें ये जोड़ी गई थी। राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा जो शिक्षा है मातृभाषा में दी जाएगी राज्य के प्राथमिक स्तर पर उपलब्ध कराने का। तो ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 350 का क्लॉज ए कहता है, ठीक है। आर्टिकल 351 कहता है हिंदी का प्रचार प्रसार हो प्लस देवनागरी लिपि का भी। भाग 17 कहता है राजभाषा के बारे में। आर्टिकल 343 से 51 तक दी हुई हैं। आर्टिकल 343 संघ की राजभाषा हिंदी होगी। आर्टिकल 345 राज्यों की राजभाषा की बात करता है। लिखा है शास्त्रीय भाषाएं जो कितनी हैं? 11 हो चुकी हैं हाल ही में। तमिल जोड़ी गई थी 2004 में जो ओल्डेस्ट वन है। संस्कृत 2005 की है। तेलुगु कन्नड़ 2008 की है। मलयालम 2013 में जोड़ी गई थी। ओडिया 2014 में जोड़ी गई थी। जो अभी लेटेस्ट जुड़ी हैं उनमें है मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली हैं। और इन सबको मिलाकर 11 लैंग्वेजेस हो गई हैं। मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे तो पहला कौन आया था? पहला अबेदुल्ला बुदैन आया था 711 AD में, जो कि एक सफल आक्रमण नहीं कर पाया था, असफल रहा था ये। याकूब उप्तलायत तुर्की था, इसने अटैक किया था अफगानिस्तान पर और अरबी पंजाब पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए थे। पहला सफल आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 AD में, ठीक है। अरबों द्वारा बसाया गया जो पहला शहर था वो महफूजा था 731 AD में। लाहौर में गजनवी वंश का अंतिम शासक खुसरो मलिक है और संस्थापक थे अल्पतकीन, ठीक है। गजनवी वंश के संस्थापक कौन था? अल्पतगीन था। अल्पतगीन का ही गुलाम था सुबुतकीन जो भारत पर आया था और इसने पहला तुर्क आक्रमण भी किया था। भारत में बाह्य आने वाले जितने भी आक्रमणकारी हैं उनके क्रम हैं, ठीक है। ईरानी आए थे, हखामनी वंश के थे ये। यूनानी आए थे, यूरोप से आया था सिकंदर जो 326 BC में आया था, ठीक है, ये यूनानी था। फिर हिंदी यूनानी आए थे, इंडो ग्रीक, ठीक है। शक आए थे, पल्लव आए थे, कुषाण आए थे, अरवीज आए थे और फिर तुर्क आए थे, ठीक है। फिर लिखा है महमूद गजनी के गुजरात अभियान के समय चोल शासक कौन था? तो राजेंद्र फर्स्ट था, ठीक है। गुजरात शासक कौन था? भीम फर्स्ट था। भारत पर अटैक इसने 17 बार किए थे। 16वां नंबर का सोमनाथ पर था और 1025 AD में, 1025 AD में पहला सफल जो कर पाया था ये आक्रमण जयपाल के खिलाफ 1001 AD में बेहिंद का युद्ध हुआ था। नगरकोट अटैक होता है, नगरकोट पे ये करता है 1008 AD में और अंतिम अभियान इसका था जाटों के विरुद्ध 1027 AD में। उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। फिर लिखा है मोहम्मद गौरी का भारत में प्रथम आक्रमण था मुल्तान पर 1175 AD में और ये सफल रहा था, ठीक है। फिर लिखा है गौर प्रदेश से ये आया था और शशवनी वंश से ये संबंध रखता था। 1178 में इसने पाटन गुजरात पर आक्रमण किया था जहाँ पर ये असफल रहा था। यहाँ पर नायिका देवी जी थी, ठीक है, और भीम द्वितीय की ये माँ थी और सोलंकी वंश था यहाँ पर, ठीक है। भीम द्वितीय कौन से वंश से थे? सोलंकी वंश से। उनकी माँ थी नायिका देवी, ठीक है। इन्हें डटकर सामना किया था इसका। 1191 तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वर्सेस पृथ्वीराज चौहान जी, थर्ड थे ये। पिथौरा राय के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये असफल रहा था। फिर दूसरा इसने आक्रमण किया था 1192 में। तराइन का ये सेकेंड बैटल होता है और इसमें पृथ्वीराज चौहान जी जो है वो उन्हें धोखे से ये बंधक बना लेता है, ठीक है। तो ये सफल आक्रमण रहा इसके लिए। फिर लिखा है 1194 में चंदावर का युद्ध करता है जयसिंह के विरुद्ध। वॉल्केनो माउंटेन कुछ दिए हैं। सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज होती है वॉल्केनिक माउंटेन से। CO2, मीथेन और जलवाष्पी जो वेपर होती है वो भी यहाँ से रिलीज होती है। भारत का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो जो है वो बैरन द्वीप है, अंडमान पर देखने को मिलता है। 2005 में ये एरप्ट हुआ था, तब से अब तक नहीं हुआ है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वॉल्केनो वो क्लायू है, हवाई द्वीप USA में, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा एक्टिव वॉल्केनो है, ऊंचा पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो कोटोपेक्सी हो जाएगा इक्वाडोर का। फिर ज्वालामुखी हैं और कुछ देश हैं, ठीक है। फिर लिखा है सबनकाया पेरू का है। कोलिमा वॉल्केनो कहाँ का है? मैक्सिको का है। मेरापी इंडोनेशिया। माउंट असामा जापान का है और स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी इसे बोला जाता है, स्ट्राम्बोली को। ये इटली में है। एटना इटली में है। क्राकाटाओ ये इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। फुजियामा जापान का है। सेंट हेलेंस USA का है। ताल फिलीपींस का है और मोना लाओ USA का हो जाएगा। फिर भूकंपीय तरंगें बेसिकली 3 प्रकार की सर ने बताई थी, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और लव वेव्स। जो प्राइमरी वेव्स होती हैं वो सबसे तीव्र होती हैं, ठीक है। द्वितीयक वेव्स जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं और उसके बाद लव वेव्स होती हैं जो सबसे धीमी होती हैं, सबसे जो है ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं लेकिन होती सबसे धीमी हैं, ठीक है। लिखा है प्राथमिक वेग जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं
और द्वितीय जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं वो अनुप्रस्थ होती हैं, यानी कि ट्रांसवर्स होती हैं। भूकंप तीव्रता मापते हैं रेक्टर स्केल से। भूकंप की तीव्रता का पता करते हैं रेक्टर स्केल से, लेकिन मापन होता है सिस्मोग्राफ से। रेक्टर स्केल 1935 में बना था। भारत में जोन कितने हैं भूकंप के, तो कितने हैं, 4 जोन है, 2, 3, 4, 5। लगाया चुनूक हवा जो है वो बर्फ भक्षक इसको बोलते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ये बेसिकली बहती है। गर्म हवा है ये, ठीक है, मर्म नहीं, ये गर्म लिखा है। विक्र फील्डर ऑस्ट्रेलिया की है। ब्लैक रोलर नॉर्थ अमेरिका की है। योमा जापान की है। खमसिन मिस्र में बहती है। लेवेंज स्पेन की है। कोयम इंडोनेशिया की है। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में पाई जाती है, ये बहने वाली हवाएं हैं। सिराको इटली में है, ठीक है, इसको बोरा भी यहीं पर बहती है, इटली में ही। वर्ग साउथ अफ्रीका में है। विली ऑस्ट्रेलिया में है। फिर 5 ईयर प्लान्स हैं और उनके मॉडल दिए हुए हैं। तो प्रथम 5 ईयर प्लान का जो मॉडल था वो हैरोल्ड डोमर मॉडल था। द्वितीय सेकंड का जो क्या था, महानोलोविस मॉडल था। तृतीय का एस चक्रवर्ती मॉडल, जिसको गडगिल प्लान भी बोलते हैं। और चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी उसका अशोक रुद्र था। 5वीं की डीपी धर हो जाएंगे, डीपी धर। 5 ईयर प्लान्स जो है नेहरू जी भारत में लेकर आए थे फ्रॉम रशिया, यानी कि रशिया में इसे सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आता है। जनक थे इसके स्टालिन 1928 में। 5 ईयर प्लान्स अनकवर्ड ईयर कितने थे, तो अनाच्छादित वर्ष कितने थे, यानी कि ऐसे कौन से वर्ष थे जिन वर्षों में 5 ईयर प्लान जो है वो रुक गया था या चला नहीं था किसी कारण से। तो 1966 से 69 में 3 वर्ष का गैप रहा था। 1978 से 80 तक 2 वर्ष का गैप रहा था। और 1990 से 92 2 वर्ष का गैप। तो इन सबको हम मिला देंगे तो 7 ईयर जो थे वो अनकवर्ड ईयर थे, ठीक है। और यहाँ पर जो 78 से 80 वाला जो ईयर है उस बीच रोलिंग प्लान भी चलाया गया था। पहला 5 ईयर प्लान 1951 से 56 तक रहा। और प्राथमिक कृषि को बेसिकली इसमें फोकस किया गया था, ठीक है। नेशनल इनकम कितनी थी, 18% इंक्रीज हुई थी। और नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं उन पर फोकस किया गया था। दूसरा 5 ईयर प्लान उद्योग को प्राथमिकता दी थी, ठीक है, इंडस्ट्री को। और 1956 से 61 चला था। 3 बड़े उद्योग यहाँ पर जो है इस्टेब्लिश भी किए गए थे। तीसरा 5 ईयर प्लान 1961 से 66 का है। पंचायती चुनाव जो है शुरू किए गए थे। इंडो चाइना वॉर हुआ था और इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था 1965 में। IDBI की स्थापना हुई थी 1964 में। बोकारो झारखंड में इस्टेब्लिश किया गया था तीसरे 5 ईयर प्लान में। लगाया पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसका था, तो ये था जी मेडल्ट का है। और इनकी बुक का नाम है एशियन ड्रामा। रोलिंग प्लान ऑल्सो नोन एज अनवृत्त योजना 1978-79 में ये आता है बेसिकली। फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से 74 तक चला। इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस दौरान इसरो की स्थापना हुई थी। हरित क्रांति की सफलता हुई थी इस टाइम, ठीक है। और परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में। इसका कोड जो नेम था वो था स्माइलिंग बुद्धा, बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 78 तक चलता है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम इसको यहाँ पर चला था। और काम के बदले अनाज कार्यक्रम चला गया था। और गरीबी हटाओ का नारा भी फिफ्थ 5 ईयर प्लान के दौरान ही दिया गया था। आपातकाल 25 जून 1975 से जो है वो लगाया गया था। 21 महीने तक का लगा था इमरजेंसी, तो वो भी इसी 5 ईयर प्लान के दौरान। लक्ष्य प्राप्ति दर हैं कुछ जो टॉप 3 हैं। अगर मैं बात करूँ जो पूछी जाती हैं बेसिकली, प्रथम 5 ईयर प्लान के 2.1 का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन प्राप्त हमें हुआ था 3.6, तो ये अच्छी खासी सफल हुई थी। सेकेंड 5 ईयर प्लान का लक्ष्य रखा गया था 4.5 और हमें जो प्राप्त हुआ वो 4.1, ठीक है, यानी कि ये सफल नहीं रही थी। फिफ्थ 5 ईयर प्लान का रखा गया था 4.4 और सफल हुई थी ये बेसिकली 5.0 के साथ। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ड्यूरिंग सिक्स 5 ईयर प्लान इसे चलाया गया था 1980 से 85 तक, ठीक है। 6 5 ईयर प्लान के दौरान 6 5 ईयर प्लान चला गया था 1980 से 85। सर्वाधिक व्यय ऊर्जा पर किया गया 6 5 ईयर प्लान में। नाबार्ड की स्थापना हुई थी, एक्जिम की स्थापना हुई थी, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 में। फिर लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और उनके प्रयोग हैं। रेडियो तरंगों का प्रयोग होता है सेलुलर फोन में। सूक्ष्म तरंगें विमान नेविगेशन में यूज़ की जाती हैं, रडार सिस्टम में। अवरक्त तरंगें जो हैं इंफ्रारेड जो किरणें होती हैं, रिमोट स्विचेस ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। और गामा किरणें इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स, ठीक है, मेडिसिन में इनका यूज़ होता है जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं उनको नष्ट करने के लिए। फिर लिखा है विवजोर की जो ऊपर देखा जाए तो ये रेड कलर है, नीचे जो है वैगनी कलर है। तो यहाँ पर तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा हुई रेड की, आवृत्ति कम होगी और कम विचलन होगा। वहीं इसका अपोजिट हो जाएगा वायलेट कलर में। वायलेट कलर में तरंग दैर्घ्य जो है कम होगी, आवृत्ति ज़्यादा होगी और विचलन जो भी विचलन है वो भी ज़्यादा होगा। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या कहता है, कैल्शियम तक लागू था और प्रत्येक 8वें तत्व के गुण समान होंगे, ऐसा कहता है ये सिद्धांत। लिथियम हाइड्रोडियम के गुण समान होंगे। अष्टक का पहला तत्व हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व थोरियम था, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र का सही क्रम पूछा गया था, तो पहला किडनी है, यूरेटर है, फिर यूरिनरी ब्लैडर है, फिर यूरेथ्रा है,
ठीक है। यहाँ पर प्रोसेस क्या होती है, निस्पंदन प्रक्रिया होगी, पुनः अवशोषण होगा, फिर स्राव होगा। फिर लिखा है यूरिन में देखा जाए तो वाटर 95% पाया जाता है, 2.5% यूरिया पाई जाती है, इसके अलावा और भी तत्व पाए जाते हैं। यूरिया का संश्लेषण फ्रेडरिक वेलर ने किया था और इसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर लिखा है खराब किडनी का इलाज किडनी मशीन से किया जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इस प्रक्रिया को, इसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस या फिर डायलिसिस भी बोलते हैं, अपोहन। और ये किसके द्वारा की जाती है, तो डायलाइजर के द्वारा की जाती है, अपोहक के द्वारा की जाती है। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल किडनी की, तो आर्टिफिशियल किडनी जो है बनती है और रक्त से यूरिया को निकालना परासरण कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। यूरिया निर्माण लिवर में होता है, यकृत में। स्टोन पथरी में क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्सिलेट पाया जाता है, CaC2O4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च की गई यूपी में, ठीक है, और विस्टाडोम नाम से, विस्टाडोम नाम है इसका। दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है, कतरनिया घाट किशनपुर में है यूपी में। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र में बना है और सेमीकंडक्टर नीति गुजरात की है। भारत का पहला लेखक गांव, पहला ऑथर विलेज बना है उत्तराखंड में और पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र महाराजगंज यूपी में ये से बनाया गया है। संगीत कला निधि पुरस्कार अवार्ड जो है वो कर्नाटक संगीत का ऑस्कर भी इन्हें बोला जाता है। RK श्रीराम कुमार वायलिन से संबंध रखते हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। फिर लिखा है लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड 2025 का कुमार मंगलम बिरला को दिया गया। CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 का S तेंदुलकर को दिया गया। नृत्य कला निधि अवार्ड 2025 का उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया, भरतनाट्यम से संबंध रखती हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। 2025 की थीम है ग्लेशियर कंजर्वेशन। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम है पुटिंग एन एंड टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, अर्थ डे मनाते हैं, ठीक है। इसकी थीम है आवर पावर और आवर प्लेनेट। फिर लिखा है 21 जून 2025 को क्या मनाया गया, तो इसे योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा और यहाँ पर थीम अभी से डिसाइड कर दी गई है, योगा फॉर वन अर्थ और वन हेल्थ, ठीक है। होमवर्क किया था सर ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट पर रिसर्च करने के लिए, तो 5 जून को मनाया जाता है। UNEP द्वारा इसे मनाया जाएगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है UNEP का, तो नैरोबी केन्या के अंदर 1972 में से बनाया गया था। फर्स्ट जो बनाया गया था पहली बार एनवायरनमेंट डे तो 1973 में बनाया गया था। इसका होस्ट अमेरिका था, USA था। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के जरिए से मनाया जाता है और थीम थी इसकी ओनली वन अर्थ। तो पहली थीम याद रखनी है, पहला होस्ट कौन था, कब हुआ था, ये सब याद रखना है। 2025 का होस्ट कौन है, साउथ कोरिया है, ठीक है। और 2026 का भी अनाउंस कर दिया गया है, तो वो अजरबैजान हो जाएगा। ये थी हमारी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।